नमस्कार, मेरा नाम देवीलाल है। मैं ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर हूँ टीसीएबी विभाग NIEPVD देहरादून में। पिछले कुछ दिनों से हम लोग ओरिएंटेशन मोबिलिटी अर्थात अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिष्णुता पर कार्यक्रम बना रहे हैं। इसी क्रम में आज हम मोबिलिटी टेक्निक्स के विषय को छुएंगे, उस पर बात करेंगे कि मोबिलिटी टेक्निक्स में एक व्यक्ति किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। किसी भी दृष्टिबाधित दिव्यांगजन के लिए मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरे वातावरण में ट्रैवल करना, यात्रा करना, चलना फिरना, लेकिन कुछ कंसीडरेशन के साथ, जैसे सेफ्टी होना चाहिए उसके मूवमेंट में इंडिपेंडेंटली मूवमेंट हो, आत्मविश्वास के साथ वो चले और उसके चलने में एक शारीरिक भावभंगिमा, ग्रेसफुलनेस आए। इस प्रकार से वो चले, इस प्रकार से चले अपने वातावरण में, और कुछ टेक्निकों का इस्तेमाल करे। वो कुछ एक टेक्निक या कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक का एक साथ इस्तेमाल करके वह एक स्थान से दूसरे स्थान में जाए। मान लीजिए स्थान बहुत छोटा है, एक हॉस्टल के कमरे से दूसरे नंबर के कमरे तक जाना है, तो वहाँ पर मोबिलिटी की टेक्निक में ट्रेलिंग या अपर बॉडी प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव टेक्निक का इस्तेमाल करके वो जा सकता है। अगर तो उसको जाना है 1-2 किलोमीटर और बहुत भीड़ भाड़ इलाका है, तो हम साइटेड गाइड टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसको 40-50 किलोमीटर दूर जाना है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ऑटो रिक्शा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से हो जाएगा, जिसमें साइटेड गाइड टेक्निक का इस्तेमाल भी कर सकता है, छड़ी का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि एक दृष्टि दिव्यांगजन किसी एक पद्धति या एक से ज़्यादा पद्धतियों का इस्तेमाल करके वो यात्रा करे। मकसद ये है कि उसको चलना आना चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान वह सुरक्षित, आत्मविश्वास के साथ, ग्रेसफुली और स्वतंत्रता के साथ वह मूवमेंट करे, तो ही मोबिलिटी टेक्निक की सफलता इस पर निर्भर करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोबिलिटी टेक्निक में सबसे पहले क्रम पर आता है साइटेड गाइड टेक्निक। साइटेड गाइड टेक्निक में हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, बस अड्डा है, आपके रेलवे स्टेशन है, ट्रेन के अंदर आप यात्रा कर रहे हैं, और कुछ समारोह होते हैं, सामाजिक समारोह होते हैं, शादी ब्याह पार्टी या पिक्चर हॉल, फिल्म हॉल, या इस प्रकार के वो इलाके, बाज़ार में आप घूमने जा रहे हैं, बाज़ार में कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, ऐसे इलाके जहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ आप छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या वह स्थान जैसे कि आपको रास्ता पार करना है, एक बहुत ही तेज़ ट्रैफिक जिसमें चल रहा है उसको आपको पार करना है, तो यहाँ पर आप साइटेड गाइड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। उसमें कुछ बातें हैं, आगे मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो उसमें मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन कुछ बिंदुओं पे मैं आपको अभी बता रहा हूं। जैसे कि उसमें एस्टेब्लिशिंग कांटेक्ट होना चाहिए, आप किसी व्यक्ति से निसंकोच मदद मांगे और फिजिकल कांटेक्ट करते हुए इसके एल्बो को ग्रिप करके पकड़े मजबूती के साथ, बिना साइटेड को तकलीफ दिए हुए, और किस प्रकार से साइटेड आपके आगे रहेगा, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको लीड करेगा, और उसके साथ तारतम्यता बैठाते हुए, कोऑर्डिनेशन के साथ आप उसकी स्पीड से स्पीड मिलाते हुए चलेंगे। और किस प्रकार से आप साइटेड के साथ जब चलेंगे तो बिना उसको परेशान किए हुए, नैरो स्पेसेस, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से अपने आप को बचाते हुए, बिना अपनी स्पीड को कम किए हुए कैसे आप चलेंगे। स्टेप्स आते हैं, सीढ़ियाँ आती हैं, उसमें आप ऊपर कैसे जाएंगे, और नीचे सीढ़ियों में उतरते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे आप और आपका साइटेड गाइड।
और इस प्रकार से जब साइटेड के साथ आप होते हैं तो आप चेयर में कैसे बैठेंगे, दरवाज़ों से आप नेगोशिएट कैसे करेंगे, दरवाज़ों से आप घुस रहे हैं अंदर या दरवाजे से आप बाहर आ रहे हैं, ये इसी प्रकार से कार में आप बैठ रहे हैं, कार के दरवाजे को कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे आप बैठेंगे, इस बारे में साइटेड गाइड टेक्निक में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है साइटेड गाइड टेक्निक। इसमें अक्सर साइटेड गाइड टेक्निक का इस्तेमाल करते समय आपको ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। साइटेड गाइड अगर बाज़ार में भी आपको साइटेड कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको गाइड करना उतना अच्छे तरीके से नहीं आता, वो आपको ही यानी कि दृष्टिबाधित को ही धकेलना शुरू करता है, यानी कि साइट में दृष्टिबाधित व्यक्ति को आगे करता है और स्वयं पीछे हो जाता है। इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप उससे रिक्वेस्ट करें, आप उसको कहें कि आप आगे रहिए 1-1.5 कदम और मैं आपकी कोहनी को पकड़ता हूं, मैं आपसे पीछे रहूंगा। इस प्रकार से अगर आपको ये टेक्निक मालूम है तो आप सुगमता से, सरलता से और एक नॉर्मल, एक नेचुरल स्पीड के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा टेक्निक इसी क्रम में मैं बता रहा हूं आपको, इंडिपेंडेंट मूवमेंट इन शॉर्ट डिस्टेंसेस, यानी कि छोटे छोटे डिस्टेंसेस। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे, किचन से टॉयलेट की तरफ, टॉयलेट से आप गेट की तरफ, या इसी प्रकार से इंडोर मोबिलिटी अगर आप कर रहे हैं, फैमिलियर हो या नॉन फैमिलियर एनवायरनमेंट में मूव कर रहे हैं और आप जानते हैं उस पर्टिकुलर इलाके को, तो आप ट्रेलिंग के माध्यम से मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें आप छड़ी का प्रयोग चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। ट्रेलिंग क्या होता है? ट्रेलिंग हम लोग अक्सर दीवार हो या रेलिंग हो, इस प्रकार के चीज़ों को हम हथेली के उल्टे हिस्से से टच करते हुए, इनफ्रीक्वेंटली टच करते हुए, यानी कि उसको थपथपाते हुए चलेंगे। इससे आपको एक लाइन ऑफ मूवमेंट मिल रहा है, एक लाइन ऑफ डायरेक्शन मिल रहा है। आप इस प्रकार से सुगमता से एक कमरे से दूसरे कमरे तक, एक ऑफिस चैम्बर से दूसरे ऑफिस के चैम्बर तक, एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में आराम से पहुंच सकते हैं, बिना किसी को तंग किए, बिना किसी को से मदद मांगे। दूसरा, इसी इंडिपेंडेंट मूवमेंट इन शॉर्ट डिस्टेंसेज में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, प्रोटेक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। यहाँ पर हम छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। छड़ी का इस्तेमाल इन छोटे छोटे जगहों में हम लोग नहीं करते हैं, कमरों के वातावरण में, अपने मकान में, अपने ऑफिस में। छड़ी का प्रयोग हम लोग थोड़ी सी और ज़्यादा दूरी पर हम लोग करते हैं। प्रोटेक्टिव टेक्निक्स में क्या होता है, आप हाथों का इस्तेमाल करते हैं। और अपर आर्म एंड फोम आर्म टेक्निक, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप हाथ को अपने चेहरे के सामने ले जाएंगे और कोहनी से मोड़ करके माथे के सामने तक हाथ को 1 फीट की दूरी पर रखेंगे, ताकि मान लीजिए कोई दरवाज़ा हो, कोई नोकीला फर्नीचर हो, खिड़की खुला हो और आपके हाथ को वो टच करे। आप मूवमेंट कर रहे हैं और आपके हाथ को टच करे। आपके हाथ को टच करने से क्या होता है, मान लीजिए इसकी जगह आपका सिर लग जाए, तो सिर में कोई जॉइंट्स नहीं है, आप हाथों को रखते हैं तो हाथों में आपको चोट ज़्यादा नहीं लगेगी। आपका हाथ पीछे की तरफ आ जाएगा किसी भी चीज़ से आपका हाथ टकराता है। यानी कि आपने अपने चेहरे को बचाया, सिर को बचाया। अपने हाथ को आप कोहनी से मोड़ेंगे और चेहरे के सामने तक ला करके क्रॉस कर लेंगे माथे को बचाते हुए, और आपका हाथ लगभग दूसरे कंधे तक पहुंचना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने को बचाते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से लोअर हैंड एंड फोम आर्म टेक्निक है, जिसमें आप अपने आप को आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको मालूम है कुछ कमर से नीचे वाले कुछ फर्नीचर होते हैं, कुर्सी है, कुर्सी का हैंडल है, टेबल का किनारा होता है, दूसरे इस प्रकार के तमाम फर्नीचर होते हैं, जिससे आपके कमर से नीचे वाले हिस्से को चोट लग सकती है और आप टकरा सकते हैं। थोड़ा सा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो सकती है। तो आप अपने हाथ को आगे रखेंगे, कोहनी से मोड़ेंगे और कमर से नीचे तक लेके जाएंगे, मोड़ करके, क्रॉस करके। तो आप चीज़ों को टकराएंगे, परसीव तो करेंगे, लेकिन आप फर्नीचर गिरा नहीं देंगे या आपको चोट नहीं लगेगी, आपको कोई पैनिक सिचुएशन नहीं होगा। इस प्रकार से ये टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से लोकेटिंग ड्रॉप्ड आर्टिकल्स, मान लीजिए कोई वस्तु आपसे गिर गया, चाबी, कोई पैसे, सिक्का गिर गया
या कोई आपसे स्टाइलस गिर गया, छड़ी गिर गई, तो आप इन चीज़ों को कैसे उठाएंगे, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। इसमें उठाने के लिए आप नीचे बैठेंगे और इसमें सर्कुलर मोशन हो या एरोप्लेन मेथड हो, इस तरीके से आप वस्तुओं को ढूंढेंगे। छड़ी का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। इसी क्रम में यूजिंग लैंडमार्क इंडोर, यानी कि जब आप आंतरिक मोबिलिटी कर रहे होते हैं और एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे होते हैं, तो कुछ निशान आप बना लेंगे, यानी कि तीसरे दरवाजे से मैं पीठ लगा के मुड़ूंगा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, स्क्वायरिंग ऑफ करते हुए, तो मैं अमुक स्थान तक पहुंच जाऊंगा। मैं स्टेप से उतरूंगा और तुरंत बाएं हाथ को मुड़ूंगा तो मुझे टॉयलेट मिल सकता है। इस प्रकार से कुछ आंतरिक मोबिलिटी करते समय कुछ लैंडमार्क, कुछ निशानी आप बनाते हैं तो आपको मोबिलिटी में आसानी होगी। इसी प्रकार से डायरेक्शन टेकिंग, मान लीजिए कोई दूर से आवाज़ आ रही है, कोई पंखे की आवाज़ आ रही है, कोई कूलर की आवाज़ आ रही है, तो आप उसको समझते हुए, उसको साउंड को लोकलाइज करते हुए उस तरफ आगे बढ़ते हैं और इंटरनल मोबिलिटी में आपको ये बहुत सहायक सिद्ध होती है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में। इसी क्रम में मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। मोबिलिटी टेक्निक में एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है ये लॉन्ग कैन टेक्निक। इसमें इसके लिए भी मैं आगे चर्चा करूंगा। इसमें कुछ प्री कैन टेक्निक्स होते हैं जो केन को देने से पहले हम लोग कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, खासकर छोटे बच्चों के लिए। और लॉन्ग कैन का यूज़ कैसे करेंगे उसके ऊपर विस्तार से हम प्रोग्राम करेंगे। लॉन्ग कैन एक बहुत ही साधारण सा केन है, लेकिन इसके काम बहुत उम्दा हैं। ये आपको वाइब्रेशन के माध्यम से सरफेस के बारे में बताता है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है, ये आपको प्रोब करता है, आपको आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी देता है, इससे आप सुरक्षित रहते हैं। और इसको किस प्रकार से छड़ी को चलाना है इस विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप तीसरी बात यह है कि आप किस प्रकार का केन लेना चाहते हैं। आप की हाइट के मुताबिक ब्रेस्ट बोन तक आपकी छड़ी होनी चाहिए। इसी प्रकार से आजकल 3-4 प्रकार के केन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग केन, फोल्डिंग केन और इलेक्ट्रॉनिक केन। और साथ ही साथ केन का इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि केन टेक्निक हर जगह एक ही जैसे नहीं होती है, हमको उसको अडेप्ट करना पड़ता है अलग अलग वातावरण में। जैसे पथरीले रास्तों में चल रहे हैं, पक्के रास्ते में चल रहे हैं, या कच्चे रास्ते में चल रहे हैं, या भीड़ भाड़ इलाकों में हम छड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, तो कैसे हम अपने आप को बचाते हुए चलेंगे, छड़ी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए चलेंगे। ये मोबिलिटी टेक्निक में एक महत्वपूर्ण टेक्निक आती है इसमें। और इसी के क्रम में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ गाइड डॉग्स। ये हमारा अंतिम विषय है आज। गाइड डॉग्स का अक्सर इस्तेमाल इंडिया में नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ कंसिडरेशंस हैं, जैसे कि बहुत अच्छे उम्दा प्रकार के डॉग्स हमें प्राप्त नहीं होते हैं इंडिया में। यहाँ का वातावरण, यहाँ भीड़ भाड़ बहुत है और कुछ धार्मिक रीजंस भी हैं जिसकी वजह से हम लोग गाइड डॉग्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ट्रेंड गाइड डॉग्स जो है मोबिलिटी के टूल के रूप में, मोबिलिटी टेक्निक के रूप में हमारे विदेशों में, खासकर यूरोपियन देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में ये बहुत प्रचलित माध्यम है। इसमें होता यह है कि हम दोनों को, यूज़र को और डॉग को, दोनों को ही हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। पहले डॉग को देते हैं, फिर यूज़र को देते हैं, फिर दोनों में सामंजस्य बिठाया जाता है। एक लंबी प्रक्रिया होती है। हाँ, बात यह है कि ये एक महंगा टेक्निक है जिसमें मालिक को काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और ये भी होता है कि 8 साल बाद, 10 साल बाद श्वान यानी कुत्ते की मृत्यु होने पर उन्हें फिर दूसरे कुत्ते के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, फिर से टेक्निक सीखनी पड़ती है। लेकिन ये हमारे देश में फ़िलहाल मौजूद नहीं है। इसी के साथ मैं आज का तकरीर चर्चा यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ।
उम्मीद है आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। कल हम नई टेक्निक के साथ वापस आएंगे। थैंक यू वेरी मच।